पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। बाहुबली, अपराधी, माफिया, डॉन। कहते हैं इनके खौफ की इमारतों की बुनियाद को राजनीतिक आश्रय का सीमेंट फौलादी बना देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बाहुबल खादी ओढ़कर बहुत मजबूत हुआ। इतना मजबूत कि जिन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए वो कभी विधानसभा और कभी संसद तक की सीढ़ियां चढ़ने में सफल हुए। इन बाहुबलियों और अपराधियों ने सियासत की राह पकड़ी तो जीत के रिकॉर्ड बना दिए और सियासत में इनका रसूख जितना बढ़ा, अपराध के इनका नाम उतनी ही बुलंदियों तक पहुंचा। हत्या, अपहरण, वसूली, जमीन पर कब्जा, वो सारे गैरकानूनी काम इन बाहुबलियों की अपराध की किताब में दर्ज है जिन्हें लोग बुरा समझते हैं। लेकिन फिर भी एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बार बार लगातार ये बाहुबल के सहारे माननीय बनते रहे। यूपी की इस बाहुबली पॉलिटिक्स में क्राइम है, दबदबा है, गैंग वॉर है, खौफ है, रॉबिन हुड वाली छवि है, अपराध का साम्राज्य है, और इस साम्राज्य का पतन भी है। एक दौर था जब यूपी के बाहुबली सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखते थे। अलग अलग इलाकों के बाहुबली अलग अलग हिसाब से राजनीतिक दलों की जरूरत थे और राजनीतिक दल भी इन बाहुबलियों का अपने हिसाब से इस्तेमाल किया करते थे। आज हम आपको बताएंगे अपराधी से राजनेता बने, बाहुबली से माननीय बने, खौफ के इन चेहरों ने कैसे 3 दशक तक यूपी की सियासत पर असर डाला और आज ये बाहुबली किस हाल में है। एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता, महावीर चक्र से सम्मानित इंडियन आर्मी के अफसर का नाती, एक साफ सुथरी छवि वाले राजनेता का बेटा। इस बायोडेटा वाला व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी अफसर या समाज सेवी कुछ भी हो सकता था, लेकिन यह शख्स पूर्वांचल का सबसे खतरनाक डॉन बना। मुख्तार अंसारी, जिस पर हत्या के प्रयास, वसूली और जमीनों पर कब्जे जैसे न जाने कितने मामले दर्ज हैं, कई दशकों से पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है। 6 फीट से ज्यादा कद वाले मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में 80 के दशक में कदम रखा। 1988 में
उसके ऊपर हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ और देखते ही देखते पूर्वांचल के अपराध जगत में उसका कद आसमान छूने लगा। सरकारी ठेके, शराब के ठेके और कोयले के काले कारोबार को हैंडल करने के लिए मुख्तार ने अपना गैंग बनाया और रास्ते में जो आया मुख्तार का गैंग उसे खत्म करता गया। रसूख और पैसा कमाने की चाहत में मुख्तार गैंग एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने लगा। नब्बे के दशक से ही पूर्वांचल में माफिया ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के गैंग में टकराव भी शुरू हो चुका था। गैंग वॉर में खून की नदियां भी बहती रही। 1995 तक मुख्तार अंसारी मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन मुख्तार अंसारी को मालूम था कि राजनीतिक रसूख के बगैर उसके खौफ का साम्राज्य बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। इसके बाद काले धंधे करने वाला मुख्तार अंसारी सफेद पोश बनने के लिए बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया। 1996 विधानसभा चुनाव में बीएसपी की टिकट पर वो पहली बार चुनाव मैदान में उतरा और पहले ही प्रयास में मुख्तार विधायक बनने में भी सफल हुआ। उन्होंने सोचा कि जब राजनीति में घुसा जा सकता है तो क्यों न खुद राजनीति में अपनी पहचान बनाई जाए, अपना अस्तित्व बनाया जाए और खुद एक आपराधिक नेता के रूप में आगे बढ़ा जाए। इनके जैसे बहुत से ऐसे लोग थे। जब उन्होंने देखा कि राजनीति और अपराध के बीच में जो भी लाइन खिंची थी वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही, तो उन्होंने खुला राजनीति में प्रवेश करना ही उचित समझा। विधायक बनने के बाद मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में और मजबूत होता गया। एक तरफ उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ब्रजेश सिंह की जड़ें हिलानी शुरू कर दी और दूसरी तरफ उसका पॉलिटिकल करियर भी परवान चढ़ता रहा। मुख्तार अंसारी का कद इतना बढ़ गया था कि 1996 के बाद भी 2002 में वो मऊ से विधायक चुना गया और इस बार उसे किसी पार्टी के सिंबल की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन इसी साल गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट, जिसे अंसारी परिवार का गढ़ माना जाता था, उससे बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को चुनाव हरा दिया। इस नतीजे के बाद पूर्वांचल में कृष्णानंद राय का दबदबा बढ़ने लगा। बताया जाता है अंसारी परिवार को ये बात पसंद नहीं आई। साल गुजरे, 2005 में मऊ दंगों की आग में जला। कहा जाता है यहीं से मुख्तार अंसारी ने रक्त रंजिश शुरुआत की। एक महीने तक मऊ शहर जलता रहा। इतिहास में पहली बार रेलवे का संचालन बंद हो गया। मऊ दंगों के आरोप में मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे था, लेकिन इसी दौरान एक हत्याकांड ने पूर्वांचल की राजनीति में उबाल ला दिया। 29 नवंबर 2005 कृष्णानंद राय गाजीपुर में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन कर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन घात लगाए हमलावरों ने कृष्णानंद राय पर AK-47 से हमला कर दिया। लगभग 500 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा इत्तेफाक था कि हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने वाले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय उस दिन सामान्य गाड़ी से बाहर निकले थे। इस हत्याकांड के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन फिर भी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड उसे ही माना गया। कृष्णानंद राय थे, सिटिंग एमएलए थे भाई, उस समय एमएलए थे, तो एक एमएलए की हत्या, बीजेपी के एमएलए थे, जाहिर है पॉलिटिकल बाउंडर बचेगा। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के इतने बड़े नेता, सब ने इसके सीबीआई की जांच की मांग की थी। तो इन सब चीजों का असर ये पड़ा कि उसके खिलाफ इंक्वायरी बहुत सारी बढ़ गई और उन इंक्वायरी से बचना उसके लिए मुश्किल हो गया। इस मामले में कृष्णानंद राय के परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये मुख्तार अंसारी के खौफ के साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी कि उसके खिलाफ मामला दर्ज तो होता, लेकिन साबित नहीं हो पाता। देखिए, कृष्णानंद राय जी विधायक जी की हत्या जब हुई तो उसके 1 महीने से ज्यादा वक्त पहले हम जेल में थे। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और कुख्यात हो गया। मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे तो रहा, लेकिन उसके अपराध के साम्राज्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।
जेल के अंदर से मुख्तार का कारोबार चलता रहा। उसका गैंग और मजबूत होता गया और साथ ही साथ मुख्तार का राजनीतिक गढ़ भी सुरक्षित रहा। 2007 विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी ने मऊ विधानसभा से निर्दलीय जीत हासिल की। 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने उसे लोकसभा का टिकट दिया और वाराणसी से मैदान में उतारा, लेकिन इस बार मुख्तार हार गया। 2012 में मुख्तार अंसारी ने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा कौमी एकता दल, और मऊ विधानसभा से एक बार फिर से जीत हासिल की। 2017 में मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया और मुख्तार ने अपने गढ़ में फिर से जीत हासिल की। मुख्तार फिलहाल जेल में ही बंद है। पंजाब के जेल से अब उसका ट्रांसफर बांदा के जेल में कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में जब मुख्तार अंसारी सामने आया, बूढ़ा और कमजोर दिखा, लेकिन उसका नाम अभी भी जिंदा है और परिवार का दावा है कि इस बार भी वो जेल के अंदर से चुनाव मैदान में उतरेगा। और सर्वे फिर से इस डॉन की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सत्ता जो है, वक्त जो है, जरूरत को पैदा करता है, जरूरत कभी पूरी नहीं होती। उत्तर प्रदेश में मुख्तार की ही तरह अपराध की दुनिया के एक और बाहुबली ने राजनीति की दुनिया में एंट्री की, और इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ये अपराधी यूपी विधानसभा तक नहीं, देश की लोकसभा तक भी पहुंच गया। अतीक अहमद, जिसके पिता इलाहाबाद में तांगा चलाते थे। पिता चाहते थे बेटा पढ़ लिख कर नाम रोशन करे, लेकिन बेटे का सपना अपराध की दुनिया में नाम कमाना था, और इसीलिए अतीक ने हाई स्कूल में फेल होने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अतीक अहमद पर 17 साल की उम्र में पहली बार हत्या का आरोप लगा, और इसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार ये बताया गया था मेरे रिटायरमेंट के बाद कि साहब ये तो इतना पावरफुल हो गया है कि एसएसपी इसके घर इससे मिलने जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे, एक तो लोगों की दूसरों की संपत्ति हथिया लेना, जमीन हथिया लेना, दुकान हथिया लेना, और तरह तरह से इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया था। अतीक की हिस्ट्री शीट में एक के बाद एक मामले जुड़ते गए। पूरे पूर्वांचल और खासकर आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के धंधे में सिर्फ एक नाम चलने लगा, अतीक अहमद का नाम। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि 1985 में उत्तर प्रदेश में जब गैंगस्टर एक्ट बना तो पहला मामला अतीक अहमद के खिलाफ ही दर्ज हुआ, और 80 का दशक खत्म होते होते अतीक अहमद जुर्म की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। जुर्म की काली दुनिया में खुद को और मजबूत बनाने के लिए अतीक ने भी सियासत का सफेद लिबास पहनने की कोशिश 1989 में शुरू की। 1989 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय जीत हासिल की। 1991 में भी अतीक इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय जीता। 1993 में भी इतिहास दोहराया गया। 1996 तक मुलायम सिंह यादव की नजर अतीक अहमद पर पड़ चुकी थी, और इस बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला, और नतीजा वही रहा, अतीक फिर से जीत गया। गैंगस्टर से विधायक बने अतीक अहमद को राजनीतिक रसूख खूब भाया। उसकी समझ में आ चुका था कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के साथ रहने का कुछ लाभ भी है, क्योंकि राजनीतिक ताकत ने जुर्म की दुनिया में उसके काम बहुत आसान कर दिए। लेकिन अब अतीक अहमद किंग मेकर बनने की कोशिश में जुट गया। अतीक अहमद ने 1999 में सपा की साइकिल छोड़कर पूर्वी यूपी में तेजी से बढ़ रही पार्टी अपना दल का दामन था। इसके बाद अतीक अहमद ने प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार अतीक को हार का मुंह देखना पड़ा।
समाजवादी पार्टी की सरकार तक अतीक के अच्छे दिन चलते रहे। 2002 में अपना दल से उसे विधानसभा चुनाव में भी जीत मिली, लेकिन इस चुनाव के बाद यूपी में मायावती की सरकार बनी और प्रदेश में बाहुबली नेताओं पर नकेल कसनी शुरू की गई। अतीक ने उस वक्त मुख्यमंत्री पर अपनी हत्या के षड्यंत्र का आरोप तक लगा दिया था। मुझे तो पूरा इसमें एकदम स्पष्ट है कि जब मैंने इतनी दरखास्तें दे रखी थी और यही कह रखा था कि कस्टडी में कचहरी में मेरे के साथ एक घटना होगी, तो उसके बाद भी ये घटना जब अगर घटित हो रही थी, इसके मतलब इसमें गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर का, एसएसपी का, सब लोग का हाथ है। ये दौर यूपी में सियासी उठापटक का था। मायावती की सरकार गिरी और 2003 में यूपी में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। इसी के साथ अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का दामन थाम लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वो सांसद बने। दो 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद जिस फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद बना, एक वक्त था जब उसी फूलपुर सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू नुमाइंदगी किया करते थे। दरअसल अतीक अहमद जैसे ही सांसद बना, उसके ठीक बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि बीएसपी ने राजू पाल को टिकट दिया। इस विधानसभा के उपचुनाव में अशरफ हार गया और राजू पाल जीत गया। कहा जाता है कि इस हार को अतीक अहमद का गैंग पचा नहीं पाया। इसके बाद इलाहाबाद में सरेआम बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ पर लगे। इलाहाबाद में दंगा हो गया। मायावती ने इसे भी सियासी मुद्दा बनाया। वक्त फिर बदला। उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में मायावती के हाथ आ गई और अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। अतीक के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। चौतरफा आलोचनाएं हुई तो मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया। अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मायावती की सरकार में यह संभव नहीं हो पाया। फरार हुआ अतीक अहमद मोस्ट वांटेड सांसद बन गया, जिस पर इनाम भी रखा गया। अतीक ने तब दिल्ली में सरेंडर किया। 2012 में अतीक अहमद ने अपना दल के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन राजू पाल की पत्नी पूजा पाल से उसे चुनाव में शिकस्त मिली। लेकिन चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। अच्छे दिन की उम्मीद लिए अतीक अहमद फिर से सपा में शामिल हो गए, लेकिन अतीक की राजनीति अब ढल रही है। 2014 आम चुनाव में श्रावस्ती से पार्टी का टिकट तो मिला, लेकिन जीत नहीं मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बदनाम अतीक अहमद से अपना पल्ला छुड़ाती नजर आई। साल 2017 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और गोरखपुर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन की शुरुआत की और यहीं से अतीक अहमद के साम्राज्य के पतन की भी शुरुआत हुई। अतीक गैंग ने जिन जमीनों पर दबंगई से कब्जा किया था, उन्हें मुक्त करवाया। काली कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर कर और तो और अब अतीक अहमद की गैर कानूनी संपत्तियों पर गरीबों के लिए मकान भी बनाया जा रहा है। योगी जी ने भी इनको भी ठिकाने लगाया है। और अभी तो मैं हाल में इलाहाबाद गया था, तो मैं ऐसे ही कार से जा रहा था, तो ड्राइवर ने कहा साहब ये देखिए ये घर गिरा है। हमने कहा हाँ किसका घर है? उनका साहब ये माफिया अतीक अहमद का था। तो मेरे ख्याल में ये माफिया के दिल में जो दहशत योगी जी ने पैदा की है, वो दहशत मेरे जानकारी में हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने
माफिया के विरुद्ध आज तक नहीं की है। फिलहाल अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद है और उसकी पत्नी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का दामन थाम लिया है। मौजूदा परिस्थितियों में नई पार्टी के साथ भी अतीक अहमद अपना पुराना राजनीतिक रसूख हासिल कर पाएगा, इसकी उम्मीद कम है। यूपी की सियासत का एक और बाहुबली चेहरा, जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसा पेशेवर अपराधी नहीं, लेकिन हत्या के प्रयास और जमीन पर कब्जे जैसे दर्जनों मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। अपने क्षेत्र में इस चेहरे का दबदबा ऐसा है कि लगभग 3 दशकों से कुंडा के चुनावी मैदान में इनसे आगे कोई निकल नहीं पाया। कुंडा के बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह अपने समर्थकों के बीच राजा भैया के नाम से मशहूर है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया कुंडा में अपना पूरा राजनीतिक प्रभाव डालते हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा से निकलकर राजा भैया लखनऊ के गलियारों तक अपना दमखम दिखाते रहे हैं। मायावती की सरकार को छोड़ दें तो योगी सरकार से पहले जितनी भी सरकारें बनी उसमें राजा भैया मंत्री जरूर बने। बात खराब होनी शुरू हुई 2002 में, जब राजा भैया मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से मायावती के खिलाफ झंडा बुलंद करने लगे। इस बीच बीजेपी विधायक पूरन बुंदेला ने राजा भैया पर अपहरण और धमकाने का केस दर्ज करवाया और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर राजा भैया के भद्री रियासत वाले महल पर छापा पड़ा तो वहां से कई हथियार बरामद किए गए। कहा जाता है राजा भैया की बेती कोठी पर हुई छापेमारी में तालाब से नरकंकाल भी मिले। इसके बाद तत्कालीन सीएम मायावती ने उन पर पोटा लगाकर जेल भेज दिया था। राजा भैया या उसके बाप पर जो पोटा लगाया गया है तो प्रतापगढ़ के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तो तथ्यों के आधार पर लगाया है। 25 जनवरी 2003 को राजा भैया को उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह के साथ पोटा के तहत जेल भेजा गया था। लेकिन ये राजा की ही हनक थी कि 2003 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर राजा भैया से पोटा हटा लिया गया। राजा भैया को मुलायम सरकार में खाद्यान्न मंत्री भी बनाया गया। लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने पोटा हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। राजा भैया फिर से जेल पहुंच गए, इस्तीफा भी देना पड़ा और जमानत मिली तो समर्थक गाजे बाजे के साथ अपने नेता को लेने इस तरह जेल के बाहर पहुंचे। मुझको कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला, मेरी मुख्यमंत्री जी से कोई वार्ता नहीं हुई, लेकिन मैं स्वयं सीधे जाके मैंने त्याग पत्र दिया कि किसी भी विपक्षी विधायक या दल को ये कहने का अवसर न मिले कि इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए या इनको कोई अधिकार नहीं है बने रहने का क्योंकि इनके नाम वारंट जारी हो गया है। तो मैं स्वयं जाकर के मैंने अपना त्याग पत्र दिया और इतना ही नहीं 3 दिन के अंदर मैंने समर्पण भी अपने पिताजी के साथ कर दिया। 1993 से लेकर अब तक राजा भैया कुंडा सीट से अजेय रहे, लेकिन इस बार कोई दल समर्थन में दिखाई नहीं पड़ रहा। बीजेपी को राजा की जरूरत नहीं, अखिलेश यादव नाराज है, मायावती से राजा का रिश्ता जग जाहिर है। फिलहाल राजा भैया अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश पर और सर्वे के मुताबिक राजा भैया का पलड़ा कुंडा में अब भी भारी है। पिछले 5 साल में यूपी की राजनीति में बाहुबलियों और अपराधियों का रसूख कम हुआ है क्योंकि माफिया के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। यूपी में बाहुबल के प्रतीक बड़े नाम आज जेल में हैं या निष्क्रिय हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई यही है, इनका नाम आज भी जिंदा है। जब जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो अपराधी बहुत मजबूत होते चले जाते हैं। इन बाहुबलियों के जीत के पीछे या तो दबंगई होती है या फिर रॉबिन हुड वाली छवि। लेकिन जब सरकारें इन अपराधियों के खिलाफ एक्शन पर आती है तो फिर अपराधियों का पसीना छूट जाता है। एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि अपराध की बेलें बहुत मुश्किल से खत्म होती है, लेकिन जब इन्हें राजनीतिक खाद मिलता है तो फिर पनपती भी बहुत तेजी से है।
अब एक बार फिर से चुनाव आ चुका है तो ये बाहुबली अपनी जड़ों को मजबूत करने में जुट चुके हैं। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.